हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना स्ट्रेस और स्ट्रेन सीखे इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रेस क्या होता है और उसके बाद सीखेंगे स्ट्रेन क्या होता है। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग टोटली इलास्टिक बॉडी की बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसमें जो स्ट्रेस है बच्चों, एक तरह से प्रेशर होता है। जैसे लोग कहते हैं ना, स्ट्रेस ज्यादा मत लो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस का मतलब एक सेंस है प्रेशर से। किस प्रेशर से? आइए देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है। जैसे मान लो बच्चों, हमने ये हेडिंग लगा दिया स्ट्रेस, ठीक है। तो जो स्ट्रेस का फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है बच्चों रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, यही फार्मूला है स्ट्रेस का। सिंपल सा फार्मूला है रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, इसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ये एक फार्मूला है। आपको पिछले वीडियो में मैंने रेस्टोरिंग फोर्स के बारे में थोड़ा सा बताया था कि रेस्टोरिंग फोर्स होता क्या है। कि जैसे मान लो बच्चों, ये एक इलास्टिक बॉडी है और आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिफॉर्म किया, कुछ एक्सटर्नल फोर्स आपने यहां पे लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और ये स्ट्रेच कर गया। क्या कर गया? स्ट्रेच कर गया। तो स्ट्रेच में होता है कि जो इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये धीरे धीरे अलग होने लगते हैं और जैसे से ये अलग होते हैं इनकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन नेगेटिव में इंक्रीज होती है। और इसमें होता क्या है, जब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाता है। अब जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज करोगे, एक्सटर्नल फोर्स आप इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे इसके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। और वो ईच क्रॉस सेक्शन में फोर्स बढ़ता है। मान लो एक क्रॉस सेक्शन ये हो गया, फिर दूसरा क्रॉस सेक्शन, तीसरा क्रॉस सेक्शन, जितने भी क्रॉस सेक्शन है, इन सभी क्रॉस सेक्शन में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करता है, डेवलप होता है। और वही अट्रैक्शन फोर्स हमारा क्या है? रेस्टोरिंग फोर्स है। वही रेस्टोरिंग फोर्स है जो कि रिएक्शन का वर्क करता है। किसका? रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मतलब आपने यहां पे एक्शन किया तो इसका एक रिएक्शन ऊपर की ओर मिलेगा। रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा। इसी रिएक्शन फोर्स का हम नाम क्या रखते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स। और ये अट्रैक्शन होता है, रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो रेस्टोरिंग फोर्स ईच क्रॉस सेक्शन में इक्वली रूप से क्या होता है? सेटअप हो जाता है। और ये रेस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स से क्या होता है? इक्वल होता है, अपोजिट होता है, क्योंकि एक रिएक्शन फोर्स है। क्या फोर्स है ये? रिएक्शन। तो इसका जो डिफिनीशन है, इसका जो क्रॉस सेक्शन का अपना एरिया है, तो इसके यूनिट एरिया में कितना रेस्टोरिंग फोर्स है, वही रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। यही है स्ट्रेस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये स्ट्रेस आप लोग समझ गए। तो फोर्स को हम लोग जनरली डिनोट करेंगे कैपिटल F से, एरिया को A से। तो फोर्स अपॉन एरिया एक तरह से प्रेशर है। तो इसकी SI यूनिट क्या बनेगी? SI यूनिट जो बनेगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनेगी और इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? पास्कल। PA से डिनोट करते हैं। क्लियर है? इसका डायमेंशनल फार्मूला भी प्रेशर के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम जानना चाहेंगे कि रेस्टोरिंग फोर्स जो ये सेटअप हो रहा है, ये कैसी कैसी बॉडीज में कैसे कैसे सेटअप हो सकता है।
किन किन कंडीशन में? तो एक तो हम लेंथ इंक्रीज जब करते हैं, लेंथ इंक्रीज करते हैं मतलब अलोंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, ये आपका क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स के अलोंग में अगर लेंथ इंक्रीज कर रही है तो जो इसमें स्ट्रेस सेटअप है, स्ट्रेस, उस स्ट्रेस का हम नाम रखते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस। और सेकेंड नंबर, जब आप इसे कंप्रेस करते हैं, चाहे ये वायर जैसा बॉडी हो, चाहे कोई क्यूब शेप का बॉडी हो, किस टाइप का हो? क्यूब शेप का बॉडी हो, अगर आप इस पर कंप्रेस करते हो, क्या करते हो? कंप्रेस, दबाते हो सब तरह से, ये फोर्स दबाया, सिर्फ दबाया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, ओनली कंप्रेस किया जा रहा है। तो जब इसको कंप्रेस करेंगे मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास जब आएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है पॉजिटिव, किसमें? पॉजिटिव वैल्यू में। और जब पॉजिटिव वैल्यू में पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो उनके बीच क्या होता है? मैंने ग्राफ से आपको समझाया था, रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? रिपेल करेंगे दूसरे को, तो इसका अपोजिशन जस्ट अपोजिट रहेगा। तो ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया यहां पर भी जो स्ट्रेस होगा, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया यहां पर भी जो सेटअप होगा, या इसको कंप्रेस किया जाए तो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग कहते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस, क्योंकि कंप्रेस किया जा रहा है, कंप्रेशनल स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस। और इन दोनों का जो कंबाइंड नेम है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है ना? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इसका नाम है, दोनों का कंबाइंड नेम, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल ये भी है और ये भी लॉन्गिट्यूडिनल है। अब एक आता है थर्ड नंबर आपका, थर्ड नंबर हम लोग कहते हैं बच्चों कौन सा स्ट्रेस? इसको कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, या इसी को हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ये दो नाम है इसके, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस एक ही है या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ये कहाँ पे सेटअप होगा स्ट्रेस? जब कोई बॉडी हमारी कैसी हो? क्यूब शेप की हो, और इसमें नॉर्मली प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और ऑल साइड पे अप्लाई हो रहा है, मतलब प्रेशर ऐसे ही पड़ रहा है, प्रेशर इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है, इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है, और इस साइड से भी प्रेशर पड़ा, चारों तरफ से प्रेशर इक्वल पड़ रहा है, पी पी पी, ये सभी प्रेशर, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग में जो फोर्स है वो भी इक्वल है। तो इसमें क्या होगा? पूरा वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। तो यहां जितने भी स्ट्रेस होंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे, इन सब में साइज चेंज होगी या शेप चेंज होगा। तो साइज और शेप को हम कंबाइंड नेम देते हैं डायमेंशन। क्या देते हैं? डायमेंशन। तो साइज भी क्या है? एक डायमेंशन है, और शेप भी डायमेंशन है, ठीक है? तो यहां जो हम इधर से भी चारों तरफ से बेचारा ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो इसका वॉल्यूम कम होकर के इतना हो जाएगा, कम होकर के छोटा सा हो जाएगा, इतना बड़ा सा छोटा सा हो जाएगा, है ना? तो कहेंगे कौन सा स्ट्रेस यहां पे वर्क कर रहा है? अगर ये इसको रिमूव किया जाए तो आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, ये अगर रीगेन करता है तो रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से रीगेन करेगा। तो जो रेस्टोरिंग फोर्स इसमें सेटअप होगा पर यूनिट एरिया में, उससे हम लोग कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। क्या कहते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है? तो आप लोग इसको अपने लैंग्वेज में डिफिनीशन इसका नोट करेंगे, और इसको फार्मूला या इसके टाइप्स आप लोग नोट कर सकते हैं। तो जल्दी इसको नोट कीजिए और फिर हम इसको इरेज करते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लिया, नोट। अब एक फाइनल है आपका फोर्थ नंबर, टेंजेंशियल, शियरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस। एक ये भी स्ट्रेस टाइप का होता है, फोर्थ नंबर। जैसे मान लो ये क्यूब शेप का क्या है, एक क्या है,
बॉडी है, इलास्टिक बॉडी, आपने जो फोर्स अप्लाई किया इसमें टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, और ये जो लोअर सरफेस है ये रेस्ट में है, मतलब ऐसे है, बॉडी ऐसे है, आपने ऐसे फोर्स अप्लाई किया, ऐसे पुश किया इस डायरेक्शन में, ये बॉडी है मान लीजिए, आपने ऐसे पुश किया तो नीचे सरफेस तो रेस्ट में है, ये थोड़ा सा जो है ऐसे है तो टेढ़ा हो गया, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो यहाँ इसका भी क्या होगा, अपना एक एरिया होगा। तो टेंजेंशियल जो फोर्स है ये एक्सटर्नल है, तो इसको रिकवर करने के लिए बॉडी इलास्टिक है, तो रिकवर करने के लिए इसमें भी रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगा, वो भी क्या होगा, टेंजेंशियली। तो इसमें भी जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया में जो रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगा, जब टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई होता है तो उससे हम लोग कहते हैं शियरिंग स्ट्रेस। तो यहां पे क्या होता है, ये और ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इनके बीच रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसी को रिकवर करती है ये इलास्टिक बॉडी रेस्टोरिंग फोर्स के हेल्प से। तो वो पर यूनिट एरिया में कितना सेटअप हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो यही है स्ट्रेस बच्चों, और इसी सबके करेस्पॉन्डिंग में स्ट्रेन, मतलब ये बॉडी क्या हो गई, स्ट्रेन्ड हो गई, डिफॉर्म्ड हो गई, जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हुआ तब। तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हुआ, डिफॉर्म्ड हुआ, तो डायमेंशन चेंज हुआ, मतलब साइज और शेप चेंज हो गया, और जब साइज और शेप चेंज हो गया ना, तो इसमें हम इसका रेशियो निकालते हैं, ओरिजिनल कितना था और चेंज कितना हो गया। तो चेंज और ओरिजिनल का रेशियो ही क्या है, एक स्ट्रेन है, और स्ट्रेन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो फटाफट जल्दी से इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, इसके बाद हम स्ट्रेन पर चलते हैं। बच्चों हेडिंग लगाएं, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन का जो फार्मूला होता है, स्ट्रेन का फार्मूला, हेडिंग रहेगा स्ट्रेन, ये होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन। बच्चों डायमेंशन का मतलब होता है साइज एंड शेप, या शेप एंड साइज, किसी एक की बात की जाए, अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो यही होता है स्ट्रेन। एक्चुअल में बच्चों स्ट्रेन क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, मतलब टू लाइक क्वांटिटीज का एक रेशियो है, कह सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज, लाइक क्वांटिटीज का क्या है, एक रेशियो है। जैसे मान लो लेंथ इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ क्या है, सिमिलर क्वांटिटीज है, लाइक क्वांटिटीज है, तो इनका रेशियो क्या है, स्ट्रेन है। ठीक है ना, बॉडी जब स्ट्रेन्ड हो जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाती है, तब ये कैलकुलेशन आता है ना। उसके बाद जब उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए, वॉल्यूम, मतलब इधर से फोर्स, इधर से फोर्स, इधर से फोर्स, इधर चारों साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वॉल्यूम इतना था तो कम होकर के धीरे धीरे इतना हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो यहां वॉल्यूम चेंज होगा। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है कंप्रेशनल नहीं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से या हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस की वजह से, तो वो जो स्ट्रेन आएगा वो वॉल्यूम को चेंज करेगा। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये भी एक क्या है, ये भी स्ट्रेन है। ठीक है, या फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाए, मतलब एक सरफेस रेस्ट में है तो दूसरा मोशन में कर जाए, जो पैरेलल साइड्स हैं, ऐसे थोड़ा सा मतलब जो है ये शेप चेंज हो गया, तो कहेंगे कोई ना कोई एंगल से जो है ये चेंज हुआ है। तो यहां भी कितना डिस्प्लेस हुआ, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, और कितना इनके बीच का जो डिस्टेंस है, तो ये भी डिस्टेंस का रेशियो है। तो ये इस तरह से स्ट्रेन जो है 3 टाइप्स की है। पहला का नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये होता है बच्चों चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब डेल्टा L बाई L,
और दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब यहां वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यहां चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। और तीसरा होता है शियरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन, और ये होता है एंगल, और ये एंगल बहुत ही स्मॉल होता है। जैसे कि आपका ये क्यूब शेप का क्या था, एक इलास्टिक बॉडी है, और क्या हुआ कि यहाँ पर आपने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, तो ये थोड़ी सी क्या हो गई, डिफॉर्म्ड हो गई, कुछ एंगल, इधर से ये भी बॉडी क्या होगी, खिसक जाएगी थोड़ी सी ऐसे। तो ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है आपका, स्ट्रेन है एक, क्योंकि ये एंगल बहुत ही छोटा होता है, और जब कोई एंगल बहुत ही छोटा होता है बच्चों, तो वो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग क्या लेते हैं मैथमेटिक्स में, tan थीटा ले लेते हैं, ठीक है ना। और जब tan थीटा निकालेंगे, अगर ये लेंथ हम L मान लेते हैं, कंसिडर कर लें इसको, डेल्टा L कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला डेल्टा L, ये L, और ये परपेंडिकुलर है, तो tan थीटा कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स डेल्टा L अपॉन L। ये आया आपका शियरिंग स्ट्रेन। एक्चुअल में डेल्टा L क्या है, एक्चुअल में जो डेल्टा L है, ये वाला डेल्टा L, ये क्या है, ये और ये पैरेलल साइड्स है, इनके बीच क्या है, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा L, और इनके बीच का जो है ये डिस्टेंस है। तो आप इसे क्या लिखोगे डेल्टा L को, कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, दोनों पैरेलल प्लेन हैं, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स के बीच जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पैरेलल प्लेन की है, तो यही डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, शियरिंग स्ट्रेन निकल आता है। तो स्ट्रेन बच्चों कैसी क्वांटिटी है, अगर बात करें क्वांटिटी, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मतलब डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इट हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। एक फ्रैक्शन है, क्या है ये, एक फ्रैक्शन है। जैसे मैं कहूँ चेंज इन लेंथ कितना है, 5 है, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना है, 100 है, तो क्या करेंगे आप 5/100 कर देंगे, ठीक है ना। चेंज इन लेंथ कितना है, 5 मीटर, और ओरिजिनल लेंथ 100 मीटर है, तो 5/100 आपका स्ट्रेन हो गया। आप फ्रैक्शन में बता दीजिए, या इसको पॉइंट में बता दीजिए, या इसी को परसेंट में बता दीजिए, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 5% आपका स्ट्रेन आ जाएगा। तो बच्चों, चाहे चेंज इन वॉल्यूम हो, चाहे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो, चाहे ये वाला स्ट्रेन हो, स्ट्रेन को फ्रैक्शन में बता सकते हो, पॉइंट में बता सकते हो, और 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में बता सकते हो। और परसेंटेज में गिवन है तो उसको हम क्या करते हैं, रेशियो में चेंज कर लेते हैं, फ्रैक्शन में ले लेते हैं, और तब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यही है स्ट्रेन। इसके पहले आपने स्ट्रेस सीखा। अब हम इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इसको हम इरेज करेंगे बच्चों, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो हेडिंग लगा दीजिए आप लोग, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी लिमिट, ठीक है ना। तो लिमिट क्या होती है, इसकी डिफिनीशन, कोई आपसे पूछे भाई ये लिमिट क्या होता है, भाई हर एक आदमी की अपनी लिमिट होती है ना, फोर्स लगाने की। क्या लगाने की, फोर्स। जैसे मान लो एक बच्चा है, किसी कार को पुश कर रहा है, एक बच्चा है कोई कार को पुश कर रहा है, कार हिल ही नहीं रही अपनी जगह से, मूव नहीं कर रही है, तो कहेंगे उसके लिमिट खत्म है, बहुत कम लिमिट है उसकी। वही कोई बड़ा सा मोटा सा पहलवान आके पुश कर दे तो गाड़ी मूव कर देती है, तो कहेंगे उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा है, सपोज मान लीजिए। तो ऐसे ही
स्ट्रेस मतलब इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी से बोलते हैं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ये है क्या, ये मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। अब स्ट्रेस आपने जस्ट पढ़ा भी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब जो इसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो रहा है पर यूनिट एरिया में, उसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। वही स्ट्रेस अगर मैक्सिमम हो जाए तो कहेंगे अपने लिमिट में आ चुका है कि अब इससे ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स इसमें सेटअप नहीं हो पाएगा, है ना। मतलब अपने आप को रिकवर अब इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, इसकी ये लिमिट है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ या मैक्सिमम वैल्यू कैसे लिख सकते हो, उल्टा लिख दिए हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विद इन, जिसमें आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव होता है वो बॉडी क्या करती है, रिकवर कर लेती है, रिकवर ओरिजिनल शेप और साइज। तो हम कहेंगे ये क्या है, इसकी लिमिट है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है, बस एक लिमिट है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें क्या होता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर लेने के बाद, हटा देने के बाद वो अपने ओरिजिनल साइज और शेप को रिकवर कर लेती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी। क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो ये था स्ट्रेस और स्ट्रेन, और आज की वीडियो बच्चों सिर्फ इतना ही। पढ़ते रहें आप लोग, मिलते हैं इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक पढ़ें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।